हेलो दोस्तों, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। सुगरा क्लासेस यूट्यूब चैनल आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता है। सुगरा क्लासेस यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है उस तक पहुंचाने में आपका साथी और हमनवा है। आज की इस क्लास में हम 10वीं क्लास की उर्दू की किताब जान पहचान का 20वां सबक पढ़ेंगे, जिसका नाम है अवंती। सबक अवंती एक जापानी कहानी का तर्जमा है। अवंती एक हाजिर जवाब और ज़हीन किरदार है। इसके जवाबात पर हंसी आती है, लेकिन वो मसाइल को हल करने का हुनर भी जानता है। जापान का ये किरदार मुल्ला नसरुद्दीन से मिलता जुलता है। अवंती एक खुश मिजाज और हंसमुख शख्स था। गरीबों का तो वो बहुत ही अजीज़ दोस्त था, इसलिए लोग उससे बड़ी मोहब्बत करते थे। बाज़ लोग उससे हसद करते थे और उसको चिढ़ाने और नीचा दिखाने की ताक में लगे रहते थे, लेकिन अवंती अपनी सूझबूझ से उल्टा उन्हीं को कायल कर देता था। एक बार अवंती का मजाक उड़ाने के लिए एक आदमी ने उससे कहा, अवंती, रात को सो रहा था तो मेरा मुंह खुला रह गया। उसी वक्त एक चूहा आया और मेरे मुंह में घुसकर मेरे पेट में चला गया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अवंती ने फौरन जवाब दिया, मेरे दोस्त, बस एक ही इलाज है। तुम एक जिंदा बिल्ली को पकड़कर उसे निगल जाओ। यहाँ एक वाकया जिक्र कर रहे हैं। किसी ने कहा मजाक करते हुए और अवंती को लाजवाब करने के लिए कि मैं रात को सो रहा था तो मेरे मुंह में एक चूहा चला गया, तो इसका अब क्या करना चाहिए? जिंदा चूहा चला। तो उसने कहा कि उसका एक ही इलाज है, क्या आप एक बिल्ली को और निगलो ताकि वो अंदर जाके चूहा खा जाएगी। ये हाजिर जवाबी थी अवंती की। एक बार अवंती किसी दोस्त की बारात में गया। बारात वालों को बहुत अच्छा खाना खिलाया गया। अवंती ने भी खूब डट कर खाना खाया। खाना खाते वक्त उसने देखा कि एक मेहमान मिठाइयाँ सिर्फ खा ही नहीं रहा है, बल्कि जेब में भी भरता जा रहा है। अवंती भला ऐसे मौके पर कब चूकने वाला था। वो अपनी जगह से उठा और चाय की केतली उठाकर उस मेहमान की जेब में उंडेलने लगा। तो वो नाराज़ होकर बोले, ये क्या बदतमीज़ी है? चाय उंडेलते उंडेलते अवंती ने भोलेपन से जवाब दिया, भाई, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं। आपकी जेब ने बहुत सारी मिठाइयाँ खाई है, इसलिए उसे प्यास भी ज़रूर लगी होगी। मैं उसे चाय पिला रहा हूँ। यहाँ एक और किरदार का जिक्र कर रहे हैं कि वो अपने दोस्त की बारात में गए तो बारातियों को अच्छा खाना खिलाया गया। इसी तरह एक आदमी वहाँ मेहमान बन के आया हुआ था। वो मिठाइयाँ खा रहा था, उसके साथ कुछ मिठाइयाँ अपनी जेब में डाल रहा था। तो ये चीज़ अवंती को अच्छी नहीं लगी। वो एक चाय की केतली लाया और उसकी जेब में चाय उंडेलने लगा। तो वो नाराज़ हो गया। उसने कहा, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं आपको तकलीफ़ नहीं दे रहा हूँ, बल्कि आपकी जेब ने बहुत कुछ खा लिया है, इसलिए उसे प्यास लगी है, उसकी प्यास बुझा रहा हूँ। एक बार अवंती के मुल्क में 3 गैर मुल्की ताजिर आए। उस मुल्क के बादशाह के दरबार में आकर उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि हमारे सवालों के जवाब दिए जाएं। वहाँ कोई उनके सवालों का जवाब न दे सका। यहाँ तक कि बादशाह भी उलझन में मुब्तला हो गया। किसी ने बादशाह को राय दी कि अवंती को बुलाया जाए, वही इन सवालों का जवाब दे सकता है। बादशाह ने अवंती को बुलाने की इजाज़त दे दी। हाथ में लाठी लिए अपने गधे पर सवार अवंती दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ने उसे ताजिरों के सवालों का जवाब देने का हुक्म दिया। अवंती ने कहा कि ताजिर अपने सवाल पूछे। पहले ताजिर ने सवाल किया, बताओ ज़मीन का मरकज़ कहाँ है? अवंती ने किसी तामुल के बगैर लाठी से अपने गधे की तरफ इशारा करके कहा, ठीक वहाँ जहाँ मेरे गधे का अगला दायां कदम रखा हुआ है, वही ज़मीन का मरकज़ है। अवंती का जवाब सुनकर ताजिर बहुत मुताज्जिब हुआ। उसने पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ कि मरकज़ वहीं पर है और किसी दूसरी जगह नहीं है? अगर आप यकीन नहीं करते तो जाकर खुद नाप लें। मरकज़ इस जगह से बाल बराबर भी इधर या उधर निकले तो मैं मान लूँगा कि मेरा जवाब गलत है। अवंती के जवाब से
ताजिर लाजवाब हो गया। अवंती ने अब दूसरे ताजिर से उसका सवाल पूछा। दूसरे ताजिर ने कहा, क्या आप बता सकते हैं कि आसमान में कितने तारे हैं? अवंती ने फौरन ही जवाब दिया, मेरे गधे के बदन पर जितने बाल हैं, आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं, न एक कम न एक ज्यादा। ताजिर ने पूछा, आप ये कैसे साबित कर सकते हैं? अवंती बोला, यकीन न आए तो गिन कर देख लो, अगर कम या ज्यादा हो तो कहना। ताजिर बोला, भला गधे के बाल कैसे गिने जा सकते हैं? अवंती ने कहा, तो तुम्हें बताओ कि आसमान के तारे क्यों कर गिने जा सकते हैं? बेचारा ताजिर कोई जवाब न दे सका, चुप हो गया। अब तीसरे ताजिर की बारी आई। अवंती ने उससे भी सवाल पूछने को कहा। तीसरे ताजिर ने अपने सर की तरफ हाथ उठाकर कहा, अच्छा बताओ, मेरे सर पर कितने बाल हैं? अवंती ने हंसकर कहा, अगर तुम बता दो कि मेरे गधे की दुम में कितने बाल हैं तो मैं तुम्हारे सर के बालों की तादाद बता दूंगा। यह सुनकर ताजिर लाजवाब हो गया और बगले झांकने लगा। सब दरबारी अवंती के जवाबात सुनकर हैरत में थे। बादशाह ने उसे हाजिर जवाबी और होशियारी का इनाम दिया और तीनों ताजिर अपना मुंह लटकाए वापस चले गए। यहाँ एक वाक़ये का जिक्र किया जा रहा है कि अवंती के मुल्क में 3 ताजिर आए और उन्होंने दरबार में जाकर कहा कि हमारे सवालों के जवाब दिए जाएं। वहाँ जब वो सवाल पूछे गए तो दरबारी और बादशाह कोई भी जवाब न दे सका। आखिर ये फैसला हुआ कि अवंती को बुलाया जाए, वही इनके सवालों का जवाब देगा। जब अवंती दरबार में आया तो अपने साथ एक लाठी और अपने गधे को लाया और ताजिरों से कहा गया कि आप अपने सवाल करो। पहले ताजिर ने सवाल किया, बताओ ज़मीन का मरकज़ कहाँ है? अवंती ने अपने गधे के अगले पाँव की तरफ लाठी से इशारा करते हुए कहा कि उसके दाएं पाँव के नीचे है। तो उसने कहा कि ऐसा कैसा हो सकता है? तो उसने कहा कि अगर आपको यकीन ना हो तो आप नाप कर देख लो। तो वो ताजिर लाजवाब हो गया। इसी तरह दूसरे ताजिर से कहा गया कि आप अपना सवाल पूछें। उसने सवाल पूछते हुए कहा कि बताओ आसमान में कितने तारे हैं? तो उसने कह दिया कि मेरे गधे के जिस्म पर जितने बाल हैं उतने तारे। तो कह रहे हैं कि उस ताजिर ने कहा कि गधे के बाल तो गिने नहीं जा सकते। तो उसने भी कहा कि तारे भी नहीं गिने जा सकते। अब तीसरे ताजिर से कहा कि आप अपना सवाल पूछो। तो उसने पूछा कि ये बताइए कि मेरे सर पे कितने बाल हैं? तो उसने कहा कि भाई आपके सर के बाल तो मैं बता दूंगा, लेकिन इससे पहले आपको मेरे गधे की पूंछ के बाल बताने होंगे। तो वो ताजिर भी लाजवाब हो गया और तीनों के तीनों मुंह लटकाकर खड़े हो गए और सभी दरबारी हैरत ज़दा थे कि ये जवाब कैसे दे दिए। और बादशाह ने अवंती को हाजिर जवाबी और होशियारी का इनाम दिया। एक बार एक गरीब मजदूर ने एक सराय वाले से मुर्गी का कबाब लेकर खाया। उस दिन उसके पास पैसे न थे। वो कीमत फ़ौरन न दे सका और दूसरे दिन का वादा करके चला गया। जब वो दूसरे दिन कीमत देने आया तो सराय वाले ने उससे 1,000 रुपये तलब किए। मजदूर का मुंह हैरत से खुला रह गया। 1,000 रुपये? वो सराय वाले से बोला, एक मुर्गी के कबाब की कीमत 1,000 रुपये? क्यों नहीं, तुम खुद ही हिसाब लगा लो। अगर तुम मुर्गी न खाते तो वो कितने अंडे देती, उन अंडों से कितने बच्चे निकलते, और उस तरह जितने बच्चे निकलते उनकी कीमत इतनी ही होती है। सराय के मालिक ने कहा। मजदूर ने कहा, मैं इतना पैसा नहीं दूंगा। इस पर दोनों में झगड़ा होने लगा। आखिरकार वो अदालत में पहुंचे। मुंसिफ ने उन्हें अगले दिन अपने अपने वकील के साथ आने को कहा। मजदूर ने अवंती के बारे में सुन रखा था। वो अवंती के पास गया और सारा माजरा कह सुनाया। अवंती ने मजदूर से कहा, तुम ठीक वक्त पर अदालत में पहुंच जाना, मैं वहीं आ जाऊंगा। अगले दिन ठीक वक्त पर सराय का मालिक और मजदूर अदालत में पहुंचे। सराय के मालिक के वकील ने वही पुरानी कहानी दोहरा दी। अब मजदूर को अपनी हिमायत में कुछ कहना था, लेकिन उस वक्त तक अवंती वहां पहुंच नहीं पाया था, जिससे मजदूर बहुत परेशान था। इतनी देर में अवंती वहां आ पहुंचा। उसने देर से पहुंचने के लिए माफ़ी मांगी
اور کہا، آج مجھے اپنے کھیت میں گیہوں بونا تھا، اس لیے میں انہیں بنوانے چلا گیا تھا۔ اس بات پر سب لوگ ہنس پڑے۔ منصف نے اونتی سے پوچھا، کیا کہیں بھنے ہوئے گیہوں سے بھی پودے اگتے ہیں؟ اونتی بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں جناب، بھنے ہوئے گیہوں سے پودے نہیں اگ سکتے، اسی طرح بھنی ہوئی مرغی بھی انڈے نہیں دے سکتی۔ سبق کا آخری واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک غریب مزدور تھا، اس کو شوق ہوا مرغی کے کباب کھانے کا، تو وہ سرائے والے کے یہاں گیا اور مرغی کا کباب کھایا۔ تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اس نے کہا کل میں آ کے دے جاؤں گا۔ جب وہ دوسرے دن واپس آیا دینے کے لیے، تو سرائے والے نے کہا کہ آپ کو 1,000 روپے دینے ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ ایک مرغی کے کباب کی قیمت 1,000 تو نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے، کیونکہ اگر آپ مرغی نہ کھاتے اور مرغی نہ کھاتے تو وہ انڈے دیتی، اور انڈے دیتی تو اس سے بچے نکلتے، اور اس کے بچوں سے بھی کئی بچے ہو جاتے، اس طرح ان کی قیمت 1,000 روپے تو ہو ہی جاتی۔ تو آخر کار دونوں جھگڑتے ہوئے عدالت میں پہنچے، اور عدالت میں پہنچنے کے بعد اپنا مسئلہ پیش کیا۔ تو اس نے کہا، منصف اور جج نے کہا کہ آپ دونوں کل اپنے وکیل کے ساتھ پہنچ جانا۔ تو مزدور نے اونتی کے بارے میں سن رکھا تھا، وہ اونتی کے پاس گیا، اپنا پورا ماجرا سنایا، اور کل اونتی نے کہا کہ کل آپ وقت پر پہنچ جائیں، میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گا۔ دوسرے دن اونتی اور سرائے والے وقت پر پہنچ گئے، اور سرائے والے کے وکیل نے پوری کہانی جج کو سنا دی۔ اب باری تھی مزدور کی، تو مزدور کا جب نمبر آیا تب تک اونتی وہاں پہنچا نہیں تھا، تو مزدور کافی گھبرایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اونتی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے دیر سے آنے کی معافی مانگی اور کہا کہ میں اپنے کھیت میں گیہوں بونے تھے، اس کے لیے میں نے گیہوں بنوانے کے لیے چلا گیا تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ تو جج نے کہا کہ بنے ہوئے گیہوں کے دانوں سے تو گیہوں نہیں اگیں گے۔ تو اس نے یہی واپس اپنے جواب میں کہا، جی آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، جس طرح بھنے ہوئے گیہوں سے پودے نہیں اگتے، اسی طرح بھنی ہوئی مرغی بھی انڈے اور بچے نہیں دیتی۔ منصف اور جج کو اونتی کی بات بالکل ٹھیک معلوم ہوئی، اس لیے اس نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، سرائے کے مالک کو صرف ایک مرغی کی قیمت پانے کا اختیار ہے۔ معنی یاد کیجئے: تاجر، تجارت کرنے والا، تأمل، جھجک، حسد، جلن، متعجب، حیران ہونا، حمایت، ساتھ دینا، حاضر جوابی، کسی سوال کا فوراً جواب دینا۔ غور کیجئے: حاضر جوابی اور ذہانت سے انسان کو عزت اور مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ سوال نمبر 1، اونتی نے زمین کا مرکز کہاں بتایا؟ جواب: اونتی نے زمین کا مرکز اپنے گدھے کا اگلا دایاں پیر کے نیچے بتایا۔ سوال نمبر 2، آسمان میں کتنے تارے ہیں؟ اونتی نے اس سوال کا کیا جواب دیا؟ جواب: اونتی نے کہا، میرے گدھے کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے آسمان میں تارے ہیں۔ سوال نمبر 3، سرائے والے اور مزدور میں کیا جھگڑا تھا؟ جواب: سرائے والا مزدور سے ایک مرغ کی قیمت 1,000 روپے وصول کرنے کے لیے جھگڑ رہا تھا۔ سوال نمبر 4، اونتی نے سرائے والے مزدور کے جھگڑے کو حل کرنے کے لیے کیا دلیل دی؟ جواب: اونتی نے منصف کے سامنے یہ دلیل دی کہ جس طرح بھنے گیہوں سے گیہوں نہیں اگا سکتے، اسی طرح بھنی مرغی بھی انڈا نہیں دے سکتی۔ محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ نیچا دکھانا: ہر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ منہ لٹکانا: مایوس انسان منہ لٹکائے کھڑا ہے۔ بغلیں جھانکنا: نہ پڑھنے والا طالب علم امتحان میں بغلیں جھانکتا ہے۔ خالی جگہوں کو بھریے: تم ایک زندہ خالی جگہ کو پکڑ کر اسے نگل جاؤ۔ بلی کو پکڑ کر نگل جاؤ۔ دوسرا ہے، بادشاہ پھر خالی جگہ میں مبتلا ہو گیا، الجھن میں۔ اگر آپ یقین نہیں کرتے ہیں تو جا کر خود خالی جگہ لیں، ناپ لیں۔ منصف کو اونتی کی بات خالی جگہ ٹھیک معلوم ہوئی، بالکل ٹھیک معلوم ہوئی۔ مالی کام:
اونتی کی حاضر جوابی کے بارے میں چند جملے لکھیے۔ اونتی نے اپنی حاضر جوابی سے غیر ملکی تاجروں کو لاجواب کر دیا۔ اونتی خوش مزاج اور غریب دوست انسان تھا۔ اونتی کے جواب سے منصف نے مزدور کو فقط مرغی کی قیمت ادا کرنے کو کہا۔ کچھ لوگ اونتی سے جلتے اور حسد کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ اونتی کو نیچا دکھانے میں رہتے، مگر اونتی اپنے سوجھ بوجھ سے سب کو لاجواب کر دیتا تھا۔ باقی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آگے کے ساری ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکیں۔